गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आपका थर्ड पेपर है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए विद्यालय में शिक्षण अधिगम के निहितार्थ। ओके बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी विद्यालय में शिक्षण अधिगम के निहितार्थ। ज्ञान की प्रक्रिया ज्ञाता और ज्ञेय के अंतर्गत संपादित होती है। इस प्रकार इसके दो ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक तथा एक छात्र। शिक्षण की क्रिया दोनों के सहयोग से चलती है। आज के संदर्भ में शिक्षा की प्रक्रिया के 3 घटक माने जाते हैं, जिसे त्रिपदी प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। इनमें प्रत्येक का अपना महत्व होता है। शिक्षक की क्रियाओं का प्रारूप पाठ्यक्रम में दिया जाता है। शिक्षक उसी के अनुसार छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि भारतीय दर्शन के अंतर्गत शिक्षकों को ही ज्ञाता माना गया है। जो ज्ञान छात्र को देना है वह शिक्षक के अंदर समाहित है। किसी बाह्य ज्ञान के प्रारूप की उसे आवश्यकता नहीं होती। ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य अंतः प्रक्रिया को ही ज्ञान माना जाता है। आज के संदर्भ में पाठ्यक्रम का शिक्षा प्रक्रिया में विशेष महत्व है। शिक्षक और छात्र उसी के अनुसार अपनी क्रियाओं का आयोजन करते हैं। यहाँ पाठ्यक्रम का तात्पर्य उस संपूर्ण छात्रों के अनुभव से संबंधित होता है, जो अनुभव विद्यालय के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें सामाजिक पक्षों को भी सम्मिलित किया जाता है। आज प्रजातंत्र के अंतर्गत शिक्षा द्वारा समाज और छात्र के मध्य संतुलन का अनुरक्षण किया जाता है। शिक्षा को एक सामाजिक संस्था मानते हैं, जिसमें आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित तथा पाठ्य वस्तु केंद्रित होती है। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा का प्रारूप विचार केंद्रित माना जाता है और जो शिक्षण शास्त्र का उपयोग शिक्षक करता है उसमें छात्र केवल सुनता है और शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। शिक्षक ही शिक्षा की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। विद्यालयों का लक्ष्य होता है मनुष्य को मनुष्य बनाना, चरित्र गुणों का विकास करना। इसमें मानव संस्कृति का बोध भी कराया जाता है। विद्यालय समाज के अनुरूप क्रियाओं का संपादन करता है। विद्यालय समाज का लघु रूप माना जाता है। विद्यालय को अपने प्रबंधन में स्वतंत्रता भी होती है, क्योंकि उसे मानव तत्वों का विकास करना होता है। इसके बाद है ज्ञान की दृष्टि से शिक्षा प्रक्रिया में 3 बातों को विशेष महत्व दिया जाता है। नंबर 1 है अनुदेशन। यहाँ अनुदेशन का अर्थ होता है शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा पाठ्य वस्तु के प्रारूप की व्यवस्था करना। हर्बर्ट ने शिक्षा के अध्यापन कार्य में इसको आवश्यक माना है। शिक्षण की प्रक्रिया का संपादन अनुदेशन की सहायता से ही किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है नंबर 2 आत्मक्रिया। आदर्शवादी तथा प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रक्रिया को ही क्रिया पर आधारित मानते हैं, क्योंकि बालक करके सीखने की प्रक्रिया से जो सीखता है उसे अधिक समय तक याद रख सकता है। जैसा कि मैंने बताया, आदर्शवादी तथा प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रक्रिया को क्रिया पर आधारित मानते हैं, क्योंकि बालक करके सीखने की प्रक्रिया से जो सीखता है उसे लंबे समय तक याद रखता है। विद्यालय में व्याख्यान विधि द्वारा जो शिक्षण किया जाता है उसके बाद प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना बहुत से आवश्यक हो जाता है।
अपितु उसे कुछ करने के लिए गृह कार्य भी दिए जाते हैं, जिससे वह सुनी हुई बात को अपने ढंग से परिपाक करता है। यह क्रियाएं बालक के मानसिक क्रियाओं द्वारा भी बालक प्रेम पूर्वक सीखता है और व्यक्तित्व का विकास होता है। उसे बहुत सी नई नई बातों तथा वस्तुओं का ज्ञान होता है। इसमें बालक के सक्रिय रहने पर अधिक बल दिया जाता है। ओके बच्चों, इसके बाद हमारा नंबर है 3। तीसरा नंबर है अनुभव। ज्ञान की दृष्टि से शिक्षा प्रक्रिया के 3 बातों को विशेष महत्व दिया। पहला अनुदेशन, दूसरा आत्मक्रिया और तीसरा हमारा है अनुभव। शिक्षा की क्रियाओं द्वारा शिक्षक जो परिस्थितियां उत्पन्न करता है उसे बालक अनुभव करते हैं और नए ज्ञान को अर्जित करते हैं। प्रयोजनवादी और आदर्शवादी दोनों ही अनुभव को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। प्रकृतिवादी भी इसके पक्षधर हैं और शिक्षा की प्रक्रिया को अनुभव केंद्रित मानते हैं। इसे सक्रिय शिक्षा भी कहते हैं। शिक्षक को अपने अनुभवों और बालकों को नहीं देना है शिक्षक को अपने अनुभवों को बालकों को नहीं देना है, अपितु ऐसे समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करना है जिनसे छात्रों को नए अनुभव प्राप्त हो। वही नए ज्ञान का स्वरूप होता है। शिक्षक छात्रों को नए अनुभव प्रदान करता है जिससे उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। अनुभव के लिए बालकों को स्वतंत्रता देना आवश्यक है। इस प्रकार इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं।